देखो आज के लेक्चर में अपन जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, अब जो कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा ना, जो अपनी जर्नल प्रेजेंस है वो ज्यादा इफेक्ट करेगी इन क्वेश्चंस को। मैं बार बार वही वर्ड बोल रहा हूं बार बार कि भैया जर्नल प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। 11th के मैथ में स्पेशली कोऑर्डिनेट कर लो, कोऑर्डिनेट में जनरल परसेप्शंस आपको बहुत चाहिएगा, है ना। डायग्राम कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मतलब अपने को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि अगर वास्तव में ऐसा कैसे होगा ना। क्वेश्चन देखो, अब इसके क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन अल्फाबेटिकल in a certain algebraical exercise book there are 4 examples on AP, 5 examples of P and C and 6 examples on binomial theorem। एक बुक में 4 एग्जाम्पल्स तो AP के ऊपर दिए हुए हैं, 5 एग्जाम्पल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दिए हुए हैं और 6 एग्जाम्पल किसके हैं, बाइनोमियल थ्योरम के हैं, BT के, ठीक है। अभी पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए टीचर कैन सेलेक्ट फॉर हिज pupils at least one but not more than 2 examples from each of the case। ये क्वेश्चन है भैया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ कैन सेलेक्ट क्वेश्चंस फॉर हिज स्टूडेंट्स, pupils लिखा होता है उसका मतलब फॉर हिज स्टूडेंट्स at least one but not more than 2 of any subjects। from each of these sets of from 2 of each of every subjects, each of every सेट्स लिख लो, सब्जेक्ट्स लिख लो, एक ही बात है, सेट्स लिखा हो, मैं सेट्स लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक क्लास है, क्लास में भैया 4 क्वेश्चन एपी के, एक मतलब अपने पास एक टीचर है, टीचर के पास जैसे वो लेके आया, मतलब बुक रखी है, बुक में 4 एग्जाम्पल एपी के हैं, 5 एग्जाम्पल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, 6 एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम के। उसको बच्चों को टेस्ट देना है, उसमें से बच्चों को टेस्ट देना है, इसे लगा लो, ठीक है। तो ऐसा देना है कि हर में मतलब कम से कम एक एक क्वेश्चन तो हर एक से लेगा, कम से कम एक एक क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट से लेगा, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा किसी में नहीं लेगा, मतलब कम से कम 1 लेने, ज्यादा से ज्यादा 2 लेने, एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2। ये बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर आते हैं, एपी के ऊपर। एपी के ऊपर क्या केसेस हो सकते हैं, या तो एक क्वेश्चन लेगा या फिर 2 क्वेश्चन लेगा, यही तो होगा, या तो 1 क्वेश्चन लेगा या 2 क्वेश्चन लेगा। 4 में देखो मेरी बात सुनना, लैंग्वेज, या तो आइदर 1 और 2, आइदर 1 सेलेक्ट करेगा और 2 सेलेक्ट करेगा। 1 सेलेक्ट करने के क्या चांसेस होंगे, 4 में से एक ले लिया 4C1, और का मतलब प्लस का सिंबल 2 लेगा। ये बात समझ में आ गया। एंड साथ ही साथ इनमें से भी तो लेना है, इनमें से या तो 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा या फिर 2 कर सकता है, कोई दिक्कत। एंड 6C1 प्लस 6C2 ये होगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले समझो। टीचर है, अब टीचर की बात सुनना, मान लो, ठीक है। अब भाई वो टीचर ने क्या किया, क्लास में आ गया, टेस्ट के लिए पेपर निकाल लिया अपना, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे एपी के, उसका मन क्या करेगा, पहले यार मैं पहले वाला दे देता हूं, या फिर उसका मन क्या करेगा, यार इनमें से कोई भी 2 उठा के दे दो, या तो वो 4 में से कोई एक देगा या दे, दोनों में से कोई एक ही तो केस होगा एक टाइम के ऊपर, हो गया। ये तो उसके मन की एक बात थी। लेकिन साथ ही साथ में भैया वो 5 क्वेश्चन हैं ये पीएनडसी के, इनमें से भी तो 1 या 2 क्वेश्चन उसको देने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। जहां पे या का सिंबल आ जाए या और आ जाए, वहां पे क्या यूज करते हैं, प्लस। पहले ही लेक्चर में हमने बताया था, समझ में आ गई। एंड दिस क्वेश्चन में देखो उसने बोला कि
सभी सब्जेक्ट्स में से देने हैं, तो इसका मतलब एंड आ गया, सभी कंपलसरी हो गए उसके साथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। 4C1 कितना होता है 4, और ये कितना होता है 6, ये कितना होता है 5, 15, 6, 21, 10, 20, 27, 5400 तरीके हो गए भाई उसको इनको देने के। समझ में आ गया? इनको सोल्व कर लेना, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन होती नहीं। 5 का 20/2 10 आएगा, देखा 15 होगा। 6 गुण इंटू 5, अच्छा मैं एक ज्यादा कर रहा हूँ, 6 15, यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 3 6 आएगा। हाँ, ये गलती रहेगी ना, इनकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये होगा कैलकुलेशन वाला। समझ में आ गया? ये तरीका है इसको करने का। क्लियर? इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कोई चीज याद नहीं रखनी, जो अपनी जर्नल परसेप्शन है, जो अपनी जर्नल बातें हैं, वही अपने को ध्यान में रखनी है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the number of ways of selecting 3 pairs from 8 distinct objects. क्वेश्चन लिखो भैया, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 pairs from 8 distinct objects. 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कितने पेयर सेलेक्ट करने हैं? 3 पेयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? A B C D E F G H, 8 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले। पहला पेयर सेलेक्ट करने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? 8। 8 में से पेयर मतलब 2 जोड़ा, तो कितना आ जाएगा? 8C2। क्लियर? अब मान लो कि ये और ये चला गया, अब कितने बचे अपने पास? 6। 6 में से कोई 2 जोड़े, कितने बच गए? 4। 4 में से कोई 2 पेयर इंटू 4C2। समझ में आ गया? और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि पेयर्स कोई सा भी पहले सेलेक्ट हो बाद में सेलेक्ट हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ पेयर्स ही ना, कोई सिलेक्ट पहले सेलेक्ट हुआ है बाद में सेलेक्ट हुआ, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर। नहीं समझ में आया? देखो A B C D E F G H। अब मान लो कि पहले मैंने पेयर सेलेक्ट कर लिया E F का, पहले पेयर सेलेक्ट कर लिया E F का, अगली बारी में पेयर सेलेक्ट कर लिया A B का, फिर पेयर सेलेक्ट कर लिया G H का। ठीक, पहले क्या किया? E F, फिर किया A B, फिर किया G H। लेकिन फाइनली में मेरे पास ये तीनों पेयर मिलेंगे। अब अगर मान लो पहले मैंने ए बी कर लिया होता, फिर ई एफ कर लिया होता और फिर जी एच कर लिया होता, तो फाइनल सिलेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ क्या? फाइनली मेरे को 3 पेयर चाहिए थे और इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि किस टाइप के पेयर चाहिए थे। ठीक है, तो कोई इफेक्ट हुआ। लेकिन इस टाइप के सिलेक्शन में ये तीनों के तीनों मतलब अलग अलग उसमें तरीके से काउंट होंगे। तो कितने इफेक्ट पेयर बन जाएंगे? इन तीनों को आपस में एडजस्ट करना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आई बात? वो डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? अरे बोलो, अगर ऑर्डर इफेक्ट करता, जैसे मान लो कि भैया अगर इनको ले जाके मैं कहीं पे अरेंज करना होता तो ऑर्डर इफेक्ट करता अपने आप। ठीक है, फिर इसको ऐसे नहीं करते, लेकिन यहां पे ऑर्डर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने ये वाला केस किया है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो।
ए पर्सन ट्राइज टू फॉर्म एज मैनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स, आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स, उसके 20 एक आदमी पार्टीज करनी है उसको 20 फ्रेंड्स में से, ठीक है। ईच पार्टी शुड कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर, ईच पार्टी शुड कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर, एक पार्टी मतलब सेम नंबर होनी चाहिए, मतलब ईच पार्टी, जैसे पहली पार्टी में यदि 5 आदमी बुलाए तो अगली पार्टी में भी 5 ही बुलाएगा, अगर पहली में 3 बुलाए तो अगली में भी 3 ही बुलाएगा, ऐसे। हाउ मैनी फ्रेंड शुड बी इन्वाइटेड एट ए टाइम, in how many of these parties would the same friends be found, in how many of these parties would the same friends be found। समझ में आ गया? करें क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। एक आदमी के 20 दोस्त हैं, पार्टी पे बुलाने हैं, ठीक है। इन ईच पार्टी, पहली कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट देखो, इन ईच पार्टी for maximum party, ठीक है। ये उसने लिया, मैंने ऐसे सीक्वेंस वाले पैटर्न से बना के लिख दिया, ठीक है। क्या कह रहा है भैया यो कि 20 फ्रेंड है इसके पार्टी के लिए बुलाने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी पार्टी कर सकता है, सच दैट ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ द सेम पार्टी, मतलब एक पार्टी में उतने ही आदमी होने चाहिए जितने उसमें होने चाहिए। तो हमें पता है कि मान लो कि 20 में से R बुलाएगा और इतने ही नंबर पार्टीज मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये कब होगा भैया, मैक्सिमम कब होता है 20/2 पे, दैट इज 10, ठीक है। मैक्सिमम नंबर तभी बनेगा जब एक पार्टी में 10 बंदों को बुलाएगा, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ पार्टीज आ जाएंगे अपने पास 20C 10, ये क्लियर हो गया। अब उन पार्टीज में एक बंदा ऐसा है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज पार्टीज वुड द सेम फ्रेंड, इन हाउ मेनी ऑफ दीज पार्टीज वुड द सेम फ्रेंड्स बी फाउंड, इनमें से ऐसी कितनी पार्टी होंगी जिसमें एक बंदा कॉमन होगा, समझ में आया। जैसे मान लो 500 पार्टियां की, 500 पार्टीज में से जतिन 4 पार्टी 50 पार्टी में गया, तो ये बताना है कि भैया जतिन मतलब ऐसे कितनी पार्टीज में सेम जा सकता है, मतलब उसके जिसका रोटेशन का हिसाब है उनमें से कितने पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है, ठीक। अब मान लेते हैं कि जतिन एक कंपलसरी फ्रेंड है, उसका जाएगा ही जाएगा, तो जो सिलेक्शन करना है वो 19 बंदों में से करना है। अब जिसको उसको ने पार्टीज के लिए 20 बंदों की लिस्ट थी उसके पास, उसने देखा कि हाँ ये जतिन है, ये हमेशा ही आएगा मेरे पास साथ, ठीक है, इसको कोई और तो काम है नहीं, तो जतिन को मतलब हमेशा ही बुलाना है भैया, ठीक, अकेला रहता है, ये शाम को खाना नहीं बनाएगा, इसको बुलाते हैं। तो जतिन उसने लिस्ट में से निकाल के साइड में रख दिया कि भैया ये तो कंपलसरी हो गया। तो अब उसको जो बाकी फ्रेंड सेलेक्ट करने, वो कितने फ्रेंड्स कितने में सेलेक्ट करने हैं, 19, और कितने करने हैं, 9 करने हैं ना, मैक्सिमम के लिए 10 चाहिए होते थे उसको, 10 में से एक कंपलसरी कर दिया उसने, तो कितने रह गए 9, तो कितना आ जाएगा 19C 9, ये बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम कितने वो कितने एक जतिन कितनी पार्टीज में जा सकता है 19C 9 में। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर हो गया बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 6 सर्कल्स। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड समझ में आ गया? 6 सर्कल्स हैं, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल 2 सर्कल ने ये कट कर लिया, फिर इसने ऐसे कर दिया, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे 6 सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तब होंगे जब हर 2 सर्कल आपस में कट करें, है ना? कोई भी 6 में से कोई भी 2 सर्कल उठा लो, आपस में कट करेंगे, तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स निकलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये केस बनाया मैंने, इसमें ये वाला सर्कल इसके वाले सर्कल के साथ कट नहीं कर रहा, जबकि ये ऐसा भी हो सकता था, ना? तो मैक्सिमम नंबर किस में आता है? इसमें आता ना। तो मतलब हर सर्कल दूसरे सर्कल के साथ कट करेगा, मतलब 6 में से कोई भी 2 सर्कल उठा लो, आपस में कट करते हुए मिलेंगे 62। और एक सर्कल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग बनाता है? 2 सर्कल आपस में मिलके 2 पॉइंट्स बनाते हैं, तो ये तो इतने बार सर्कल इंटरसेक्ट होंगे, इतने केसेस बनेंगे, और हर बार कितने पॉइंट कट करेगा? 2 पॉइंट, तो 2 × 62। बात समझ में आ गई? पक्का? दिक्कत है? श्योर? जितिन दिक्कत है? बता क्या बोला भाई उसने बोला कि 6 सर्कल जब एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने बनेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो बेटा देख, एक सर्कल जब इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स बन गए? 2 बन गए। 3 सर्कल जब इंटरसेक्ट हुए तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन गए? 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक, ऐसे बाकी सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट्स निकलेंगे। मतलब 6 में से कोई भी 2 सर्कल सिलेक्ट कर लो, वो आपस में इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। और एक बार के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। ये तो उतने पेयर बन गए सर्कल्स के आपस में, और ये एक सर्कल 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इतने पेयर बनेंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? जैसे ये ऐसे हो गया कि क्लास में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो? 62 हो गया ना। बात समझ में आ गई? ये वाला केस, कोई दिक्कत है भाई इसमें? पक्का? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दोबारा बताऊं, देर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसने कोलिनियरिटी वाली कंडीशंस को यहां पे यूज करवा दिया यार, गलत कर रहा है। चलो लिखो, क्वेश्चन करने लगे तो करो। देर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन आउट ऑफ विच, देर आर 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जिनमें से कोई भी 2 कोलिनियर्स नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब समझते हो? एक ही लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते। इफ द लाइन्स आर फॉर्म्ड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, इफ लाइन्स आर फॉर्म्ड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? करें स्टार्ट। कैसे करेंगे? बड़े आराम से, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अभिषेक, लाइन कैसे फॉर्म होती है? 10 पॉइंट है क्लास में, उसमें 10 पॉइंट ही है ना, 10 है। कोई भी कोलिनियर नहीं है, मतलब सारे ऐसे रेंडमली हैं,
समझ में आ गया? किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे तो एक लाइन बन जाएगी, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे तो लाइन बन जाएगी, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे तो लाइन बन जाएगी। ठीक। उसने बोला कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। मतलब कोलिनियरिटी में क्या होता है, अगर मान लो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते तो इसने तो ये लाइन बनाई थी, ये भी मिलके सेम ही लाइन तो बनाते, है ना, बनाते ना। तो वो वाला केस नहीं है भैया, कोलिनियर नहीं है। ठीक। अब इसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब दो लाइन कहीं पे भी कट होंगी तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देंगी। अब इसने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। देखो एक तो 3 लाइन ऐसे कट कर रही है बेटा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने बन गए, 1 2 3। एक लाइन ऐसे कट करे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितना आ गया, 1। तो भैया कंकरंट नहीं होनी चाहिए कोई भी 2 लाइन, 3 लाइन, कोई भी 3 लाइन क्या नहीं होनी चाहिए, कंकरंट। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलने चाहिए। बात समझ गए तुम मेरी क्या कह रहा हूं मैं? अरे क्लियर हुई क्या? तो भैया 10 में से नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी, हर 2 लाइन मिलके एक लाइन बना देती, हर 2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना देते हैं, हर ईच 2 पॉइंट्स मेक्स ए लाइन। वन इंटू 10c2, क्योंकि एक लाइन बन रही है, 10c2 मतलब 10 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। बात समझ में आ गया? 45 बन गया। क्या बन गया, 45 बन गया। इसमें कोई डाउट है? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? तो कितने पॉइंट्स हो गए बेटा, 45 पॉइंट्स हो गए। इस पे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है। अब ये 45 पॉइंट, ये 45 लाइंस हो गई, 45 लाइंस हो गई। अब कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, 45 लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो 45 में से अगर कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे, और एक लाइन मिलके एक पॉइंट बना रही है, तो ऐसे है। 45 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लिया ना, हो गया। अगर 2 लाइंस है, दोनों में से 2 लाइन सेलेक्ट कर ली तो एक ही पॉइंट तो बना। ठीक है ना, 45 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, एक बार में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आता तो 1 इंटू 45 c2। क्योंकि 1 को लिखते नहीं है तो जर्नली इसको ऐसे लिख देते हैं। समझ में आई बात? दोबारा बताऊं, चले आगे, दोबारा दूं, फोन कर रखा है? हाँ फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है ये पूरी एक्सप्लेन कर देंगे इसमें अपने ज्योमेट्री वाला पोर्शन। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 स्ट्रेट लाइंस। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सेवन स्ट्रेट लाइंस, 5 सर्कल, 3 straight lines when, अच्छा when 3 straight lines are parallel and 2 circles are concentric. And 2 circles are concentric. क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखो भैया क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को सुनो। सबसे पहले तो 7 स्ट्रेट लाइन अपने पास, 5 सर्कल है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? अब वो सर्कल स्ट्रेट लाइन का भी होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आ गया? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे मान लो ये 2 सर्कल ऐसे कट कर रहे हैं, एक लाइन ऐसे कट कर दी, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। ऐसे ऐसे पूछ रहा है कितने होंगे। उसमें एक और बात बोल दी कि 3 स्ट्रेट लाइन तो पैरेलल है, आउट ऑफ विच 3 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल एंड 2 सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर को ऑब्जर्व करते हैं, वो भी मतलब पैरेलल हो गए ना,
और ऐसे ही होगा ना, अगर मान लो कि दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब इस टाइप की कंडीशन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इसमें। सबसे पहले देखो इसमें कितने टाइप्स के इंटरसेक्शंस बनेंगे। लाइन का लाइन के साथ इंटरसेक्शन, लाइन का सर्कल के साथ इंटरसेक्शन, यही बनेंगे। दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट बनाएंगे, सात में से कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट बना देंगे। लेकिन इनमें से तीन लाइंस पैरेलल हैं तो -3C2, वो तीन लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगी नहीं, तो वो वाले केसेस घटा दिए हमने इसमें से। टोटल नंबर ऑफ लाइंस का इंटरसेक्शन माइनस वो केसेस जिसमें लाइंस पैरेलल है। बात क्लियर होगी? पक्का? इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 7 गुना 6, 6 3 21 -3, 18 पॉइंट्स निकल के आ गए यहां से। इनमें कोई डाउट्स? पक्का? सर्कल्स, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। अब 5 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन लाइन सर्कल, एक और रह गया ना, सर्कल सर्कल, हाँ सॉरी ये तो मैं भूल गया था, ठीक है। ये तो लाइन लाइन वाला केस आ गया। अब सर्कल सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, 5 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? 5C2, और एक सर्कल इंटरसेक्ट करने पर कितने पॉइंट दे रहा है? 2, तो 2 × 5C2 माइनस कितने सर्कल कंसेंट्रिक हैं? 2, तो 2C2, और एक बार के एक टाइम पे कितने पॉइंट्स मिलते थे? 2, तो वो घटा दिया, ठीक। तो 2 को बाहर निकाल दिया, 5 गुना 4 10, 10 - 2 10 - 1 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसके सर्कल से पॉइंट्स आ गए। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब लाइन और सर्कल, लाइन और सर्कल, सुनना भैया, 7 में से एक लाइन चूज कर लो, ठीक है, और 5 में से एक सर्कल चूज कर लो। 7 में से एक लाइन चूज कर ली और 5 में से एक सर्कल चूज कर लिया, दोनों मिलके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बना, और 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनाएंगे। कोई दिक्कत हो बताओ? पक्का? 7C1 7, 5C1 5, और गुणा में 2, 7 × 5 35, 35 दूनी 70, 70 हो गई ये वाले केसेस। तो ये 18 थे और ये 18 थे, कितने हो गए? 106। कोई डाउट है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो एक बार इसको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स। एक बॉक्स में 5 तो रेड कलर की बॉल्स हैं, डिफरेंट रेड मतलब रेड में भी डिफरेंट, सिक्स डिफरेंट व्हाइट बॉल्स, ठीक है बेटा। अब इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल बी सिलेक्टेड सो दैट देर आर एटलीस्ट 2 balls of each color? In how many ways can 6 balls be selected? Can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color?
2 balls of, in how many ways can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color? ये बात समझ में आ गई? अब भैया इसमें ये जो बोला ना डिफरेंट रेड एंड डिफरेंट व्हाइट, इसका मतलब तुम्हें आगे समझ में आएगा। अगर ये सेम रेड और सेम व्हाइट होता ना तो केसेस दूसरा बनता। समझ में आ गया? ये जो डिफरेंट वर्ड यूज किया गया ना इसका बहुत गहरा मीनिंग है भैया। अगर ये सेम होगा ना मतलब इसका मीनिंग अपने को कब समझ में आएगा? जब इसमें आइडेंटिकल यूज करेंगे, वो अपन आगे चलेगा, मतलब आगे आएगा अभी लेक्चर्स में। अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। अब हर एक उसमें करना है और कम से कम हर कलर की 2 बॉल तो होनी चाहिए। तो देखो केस बना लो, रेड और व्हाइट। रेड की 2 बॉल, व्हाइट की 4 बॉल। रेड की 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 2। और कोई केसेस तो नहीं? ये केस बनेंगे, कम से कम 2 होनी चाहिए ना हर एक कलर की। तो भैया 5 में से 2 बॉल सेलेक्ट कर लो रेड कलर की, कोई दिक्कत? और 6 में से 4 कर लो इसकी सेलेक्ट, कोई प्रॉब्लम? बोलो ना। तो कितना हो गया? 10 गुना में 15, 150। कोई ये तो ठीक लिखा है। 6, 5 गुना 4, 10 गुना, हाँ। और 5 में से 3 कर लो ये, और 6 में से 3 कर लो ये। 5 से 3 कितना था? 5 से 3 तो 5 से 2 के इक्वल ही होगा, ये तो 10 बन जाएगा। और 6 से 3 को सोल्व कर लो, 6, 5, 4 अपॉन 6, 20। तो 200 ये बन जाएंगे। ये हो गया 4, 5C4 इंटू 6C 2। 5C4 कितना होगा? 5 के इक्वल होगा। 6C4 6C2 6 से 4 के इक्वल होगा 15, 15 5 75। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? 5, 7 और 5 12, 425। समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ इशू नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लिखना, लंबा क्वेश्चन है। A delegation of 4 students is to be selected from a total of 12 students. 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? इन हाउ मेनी वेज कैन द डेलीगेशन बी सिलेक्टेड? इन हाउ मेनी वेज कैन द डेलीगेशन बी सिलेक्टेड? फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट, इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग। क्वेश्चन देखो क्या भैया, आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स यू हैव टू सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स फॉर ए डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कहीं पे मान लो कि किसी को रिप्रेजेंट करना है, प्रिंसिपल सर से मिलने जाना है, या फिर कहीं पे किसी फंक्शन में जाना है, किसी इवेंट को होस्ट करना है, तो 4 वो बंदे चाहिए अपने को 12 में से। पहला पार्ट क्या है? इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग, सभी के सभी जाना चाहते हैं बराबर रूप से। ऐसा होता है ना कि बच्चा है, 12 बच्चे बैठे हैं, मैं कह दूं भाई प्रिंसिपल सर से मिलने जाना है, ठीक है, तो हो सकता है 12 में से 4, 8 तो 5 तो ये कहते हैं यार हमारा मन नहीं है, तुम ही जाओ। तो फाइट में कितने बच्चे रह गए? 7 बच्चे रह गए, 7 स्टूडेंट्स रह गए। लेकिन यहां पे इसने बोला कि इफ ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग, तो कितना हो गया? 12 के 12 है और 12 में से कोई 4 सेलेक्ट करने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12C4। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? सोचो इसको एक बार। श्योर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ 2 particular students have to be included in the delegation. If 2 particular students is to be included in delegation. भैया जैसे अब क्लास टीचर्स बोले कि यार ये है देवांश है और जतिन है, ठीक है, इनको तो लेके ही चलना पड़ेगा, इनको तो लेके ही जाओ, ठीक है। तो 12 में से 2 तो पक्का हो गए, कितने रह गए? 10, और 10 में से कितने लेने हैं? 2। तो इसका क्या केस बन जाएगा? 10C2। यही तो होगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? अब थर्ड क्या कह रहा है?
इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन, वही बात आ गई। थर्ड पार्ट है इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश नॉट टू बी इन द डेलीगेशन। दो ने हाथ खड़े कर दिए, सर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इसमें जो वर्ड यूज किया ना पर्टिकुलर, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक, वो अपने को पता है कि ये फलाना और फलाना ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कितने बच्चे रह गए फाइट में? 10। 10 में जान लेने कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगा 10C4। फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस क्या कह रहा है? इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर। अब भैया जैसे दो बच्चे हैं, अभिषेक और ये आयुष हो गए, ये बोले सर जाएंगे तो साथ में, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। इफ टू पर्टिकुलर विश टू बी टुगेदर इन, ये बात समझ में आ गई? इफ टू पर्टिकुलर विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन, मतलब दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, वो बोले सर जाएंगे साथ में, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब मान लो कि दो केसेस बनेंगे अब इस केस में। पहला तो उनको लेके चलना है, उनको लेके चलेंगे तो वो तो दो पक्का हो गए, 10 में से लेने हैं। अगर उनको लेके चलेंगे तो 10C2 हो गया, क्योंकि उन दोनों की पोजीशन सेलेक्ट हो गई, बच्चे बच गए 10, 10 में से 2 लेके जाने। उन दोनों को नहीं लेके जाना तो बच्चे बचेंगे 10 और 10 में से 4 लेके जाना है। अब देखो प्लस का केस, आइदर दिस और दिस, या तो इसको लेके जाएंगे या इसको लेके जाएंगे। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? पक्का? फिफ्थ केस, फिफ्थ केस क्या कह रहा है भैया? इफ, ऊपर लिख दूं क्या? है ना स्पेस। If two particular students refuse to be together and two other particular students wish to be together in the, वाह क्या केस बना, देखो बनाओ, लिखो। If two particular wish to be together and two particular wish not to be together, समझ में आई बात? दो तो बोले कि जाएंगे तो साथ, और दो बोले कि साथ नहीं जाएंगे। समझ में आया ना? केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे। ये हम लिख लेते हैं टुगेदर वाले, ये नॉट टुगेदर वाले, ठीक है। हमने पहला केस सिंपल केस, ना इनको लेके गए ना इनको लेके गए किसी को भी। बच्चे कितने बच गए? 8। 8 में से कितने सेलेक्ट करें? टीचर बोला यार इनकी झंझट है, इनको निकाल लो, 8 है, ये 8 इनमें से 4 लेके चलेंगे, ठीक। अब और केस क्या बनेगा? टुगेदर वालों को ले लिया, टुगेदर वालों को ले लिया, इनमें से फिर भी एक भी नहीं लिया। टीचर ने बोला इन दोनों में से कोई नहीं लेंगे, इन दोनों में से कोई भी नहीं लेंगे। तो टुगेदर वालों को ले लिया, तो बच्चे कितने बच गए? 10। इनको टीचर ने मना ही कर दिया, तो कितने बच गए? बच गए 8। अब 8 में से कितने होंगे? 2। अब 8 में से कितने बच्चे होंगे? 2, क्योंकि 2 तो ये यहां पे ले चुका ना टीचर, ये 2 है, 2 में से 2 लेने, तो 2C2 हो गया ना। इसका अगर जेन्युइन केस देखो तो ऐसा होगा 2C2, ये 2C2 इसके लिए। समझ में आ गई बात? ये 8 मत सोचना, 2 है, ठीक। अब टीचर बोला कि इनको भी ले चलो और इनमें से कोई एक लेके चल पड़ेंगे। इस पर टिक लगाने का मतलब इनमें से कोई एक लेके चल पड़ेंगे। इनको लेके चल पड़े तो मतलब 2C2, इसमें से कोई एक लेके चलेंगे मतलब भैया 2C1। ये हो गया ना 2C1, 2 केसेस हो गए, या तो वो जाएगा तो केसेस या वो जाएगा तो केसेस, 2C1 हो गया।
इनटू बच्चे कितने बच गए 8, लेने कितने उनमें से 1, क्योंकि 2 यहां से ले लिए, 1 यहां से ले लिया और 1 और लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? और क्या केसेस बच गए? बोले से बहुत बार जा चुके हैं, अब इनको नहीं लेके चलेंगे, इनको नहीं लेके जाना, इनको लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, तो इनको नहीं लेके गए, इनको, इनमें 2 में से 1 ले गए 2C1। अब टीचर के पास बच्चे कितने बच गए 8, 8 में से लेके कितने चलने हैं 3, तो कितने हो गए 8C3। समझ में आ गया? टोटल केसेस क्या होंगे, इनका प्लस होगा भैया इन सबका 8C4, मतलब 8C4 प्लस ये 2C2 तो 1 होता है, ये 1 होगा, प्लस 8C2, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, प्लस 2 × 8 मतलब 8 दूनी 16, प्लस 2 × 8C3, ये आंसर आ जाएगा टोटल। इसका कॉम्बिनेशन कर लेना। कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find the number of pairs of parallel diagonals in a regular polygon of 10 sides. समझ में आया क्वेश्चन तुम्हें? इसको बाद में करवाएंगे, इसको ज्योमेट्री वाले पोर्शन में भी समझ में नहीं आया। देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए 5 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 लेटर्स? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 लेटर्स? Find the total number of ways of selecting 5 letters from the word independent. Independent word लिखो। इंडिपेंडेंट, ये है ना स्पेलिंग, INDEPENDENT। ठीक है, अब ये है, अब मेरे को इनके पेयर बताओ, किस किस का पेयर है। N कितने टाइम्स है? 2, 3। D कितने टाइम्स है? E कितने टाइम्स है? और कौन? P कितने? बाकी सभी एक एक है क्या? I कितने टाइम्स है? और T 1 और P 1, और तो कुछ नहीं। ठीक है, कितने वर्ड सिलेक्ट करने इनमें से? 5 लेटर्स, 5 वर्ड सिलेक्ट करने इनमें से। अब भैया देखो, पहला केस, ऑल आर डिफरेंट, 5 सिलेक्ट करने, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 5 जो भी लेटर्स आप सिलेक्ट करोगे सारे के सारे डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट। बात समझ में आ गई? अब यहां पे देखना क्या केस था, NN, DD, EE। ठीक है भैया, आप इनको जब सेलेक्ट करोगे, इनको जब सेलेक्ट करोगे तो 2 N है, 2 में से कोई भी एक N ले लो, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज के ऊपर? कोई इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब भैया इनके घर में से सिर्फ एक मेंबर आएगा सेलेक्ट होने के लिए, इनके घर में से एक, इनके घर में से एक, कोई भी आ जाए, कोई अपने कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं पहले तुम लोगों को, बढ़िया वाला। ठीक है, तो 3 तो यहां से कैटेगरी निकल के आ गई, और 3 ये है अलग अलग 6, तो 6 में से कोई 5 सेलेक्ट करने, तो कितना हो जाएंगे? 6C5, 6C5।
5। देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ तुम्हें इसका, शायद समझ में आए। ठीक है, पहले टाइम पे क्या होता था कि जैसे गांव में शादी का इनविटेशन जाता था, है ना, तो अब गांव हो गया बड़ा, ठीक है, हर एक मेंबर को, पूरे के पूरे गांव को तो बुलाएंगे नहीं वो खाने के लिए। शहर में तो अपना लिमिटेड आदमी है भैया, 2 गली है, अपने 2 गली के मेंबर्स बुला लिए, बाकी रिश्तेदार आ गए, है ना। अब गांव में तो भाई सब जान पहचान के हैं, ठीक है, पूरे के पूरे गांव को बुलाओगे तो मतलब 10,000 आदमियों को बुलाना पड़ जाए, क्या होता 5,000 आदमियों को बुलाना पड़ जाए। ठीक है, तो क्या करते थे कि जो घर होते थे ना, घर में से घर के साथ एक मेंबर को इन्विटेशन दे देते थे, जैसे जो कि जिसके साथ अच्छी मतलब जान पहचान है, अच्छी लिहाज प्यार है, उससे उसके तो सारे घर के मेंबर्स बुला लिए, जो आपके पड़ोसी हैं उनको सबको बुला लिया। लेकिन आपको कोई दूर दूसरी उसमें रहता है, मतलब दूसरे मोहल्ले में रहता है, दूसरे उसमें रहता है, एरिया में रहता है, उसमें से वो क्या करेंगे भाई, आप जैसे देवांश को भेज दिया, पहले इन्विटेशन कार्ड भी नहीं होते थे, ठीक है, देवांश को भेज दिया भाई इनवाइट करने के लिए कि जा उनके घर से, आयुष के घर से उनको बोल देना कि आपके घर पे एक आदमी का लंच है हमारे यहाँ पे परसों। ठीक है, तो उनके घर से आयुष आए, आयुष का पापा आए, आयुष की मम्मी आए, आयुष की दादी आए, आयुष का दादा आए, अपने को कोई इफेक्ट होगा? हमें तो एक ही मेंबर तो चाहिए उनके घर से, तो ये वो वाला केस है। ठीक है, हमें तो सिर्फ एक ही आदमी चाहिए ना, एक ही तो एन होगा। हमारी प्रेजेंस, हम उनकी प्रेजेंस मान लेंगे कि भैया वो हमारी शादी में आए थे, हमने उनकी प्रेजेंस को कंसीडर कर लिया। कब कंसीडर किया? जब उनके घर से कोई भी एक मेंबर आ जाएगा, बिकॉज फॉर अस दे ऑल आर सिमिलर। ठीक है ना, फॉर अस दे ऑल आर सिमिलर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ऐसे से कितने घर थे? 3 में से कोई भी एक एक चाहिए, तो इसका मतलब 3 केसेस तो यहां से निकल गए, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 6 में से हो गए 5। ये बात समझ में आ गई। सेकंड केस, हाँ, ऑल आर डिफरेंट। अब ये तो एक तो ये था। अब दूसरा केस क्या होगा? बात सुना है, वन पेयर, मतलब 2 सेम एंड 3 डिफरेंट। 2 तो सेम हो उनमें से और 3 डिफरेंट हो। 2 तो सेम हो और 3 डिफरेंट हो। तो अब देखो, सेम वाले सेलेक्ट करो। सेम के अपने पास कितने ग्रुप हैं जहां पे 2 या 2 से ज्यादा मेंबर हैं? 3 में से कोई भी 3 में से कोई भी एक मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। इन 3 घर में से कोई एक भी, 3 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल डी सेलेक्ट कर लिया, तो डी में से दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे। एक ही तरीका तो है दोनों के आने का, बस समझना। तो 2 में से और 3 ग्रुप से 3 में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अपनी बात बन गई 3C1। अब आगे सुनो, उनके घर में से मान लो कि 2 मेंबर आए, लेकिन दोनों के दोनों तो सेम है ना, और वैसे भी तो अपने को सिलेक्शन ही करना है अभी तो 3C1 हो गया। मान लो 3C1 में से डी ले लिया, डी के दोनों आ गए अपने पास, कोई इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। अब कितने मेंबर चाहिए अपने को? 3 मेंबर और चाहिए। ये तो कर दिया ब्लॉक। इसमें से एक और 3 ये 5, इनमें से एक तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें आने में। समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ रहे हो बेटा? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। तो 5 में से कितने मेंबर चाहिए अपने को आने के लिए? 3। 5 में से 3 हो गए, कोई दिक्कत? समझा मेरे को? वीडियो बंद करके बताऊं क्या? सही है, ठीक है। अब थर्ड केस क्या होगा? 3 सेम एंड 2 डिफरेंट। सुनते रहे ना भैया बात को। 3 सेम 2 डिफरेंट। 3 सेम, तो 3 सेम का तो एक ही केस है, और 3 सेम के तो कितने केस? 2 है क्या? इन 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, इन 2 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर लो, बात बन गई। मान लो कि ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो कितने बच गए अपने पास ग्रुप? 1 2 3 4 5, और 5 में से कितने चाहिए अपने को? 2। बोलो ना, 5 में से कितने चाहिए? 2। तो हो जाएगा 5C2। कोई प्रॉब्लम? फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस कौन सा होगा बताओ? 4 सेम 1 डिफरेंट।
लेकिन 4 सेम का तो कोई केस है ही नहीं, 4 का नहीं तो 5 का भी नहीं होगा सेम का, खत्म। अब नेक्स्ट, इसमें और नेक्स्ट किसका बनेंगे? 2 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट। समझ में आया? दो सेम वाले ले लो, मतलब 2 डी ले लिया 2 ई ले लिया, ऐसे बात समझ में आ गई। तो 3 में से अब कितने पेयर चाहिए अपने को? 2 पेयर, 2 ग्रुप घर चाहिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3C 2 × अब 4 मेंबर तो यहां से लिए गए, मतलब ये 2 ब्लॉक हो गए फॉर एग्जांपल, तो कितने बच गए अपने पास? 1 2 3 4, 4 में से कितना चाहिए? 1 × 4C 1। कोई दिक्कत? फिफ्थ, फिफ्थ केस अब क्या तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा? 3 सेम 2 सेम। 3 सेम मतलब 2 में से कोई एक हो गया और इधर चला गया। अब देखो, इन 2 में से कोई एक ले लिया तो 2 ग्रुप बच गए, 2 में से कोई फिर एक लेना पड़ेगा × 2C 1। और केस बताओ, और कुछ ना केस बनेंगे? टू सेम एक डिफरेंट, 3 सेम 2 डिफरेंट, बस। और तो कौन सा केस बनेगा? खत्म, यही होगा ना? बोलो, कुछ ध्यान में है तो बताओ। डन? तो ये तो ले लिया 3 सेम मतलब 2C1, ये 3 सेम वाले ये 2 केस थे, 2 केस में से एक केस ले लिया 2C1। अब ये ब्लॉक हो गया, अपने को 2 सेम और चाहिए तो 2 सेम के फिर इसमें 3 सेम का केस कहाँ पे? 6 चाहिए, 6 हो जाएंगे ना फिर। 3 सेम में 6 हो जाएंगे, अपने को तो 5 ही चाहिए। समझ में आ गया भाई? कोई डाउट है? पक्का? चले आगे। 65 6, 5C2 के इक्वल होता है 10, 10 × 3 30। ये 2 गुना में कितना होता है? ये 10 20, 3 × 4 12। 2C1 का कितना केस होता है? 2 2 दूनी 4, 6 और 2 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6 1 7, 72 केसेस। 72 केसेस बनेंगे। ये तो था नंबर ऑफ सिलेक्टिंग वेज। अब उसने बोला है कि कितने वर्ड्स और बनेंगे। अब वर्ड्स को बनाना दिख सीखो। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? एक पार्ट था, इसी के साथ ही साथ बना देते हैं। इसके वर्ड्स देखो कि कैसे बनेंगे। ऑल आर डिफरेंट। अब अपने पास चुन के आ गए ये 6, ठीक है, 6 केसेस वो थे, ठीक। तो इनको अरेंज करना है तो कितना हो जाएगा? 6P5 अरेंजमेंट। 6 बच्चे आ गए क्लास में, 6 को अरेंज करना तो 6P5 हो गया ना, कोई दिक्कत? अब यहां पे है तो 6 ही, लेकिन 2 सेम है 3 डिफरेंट है, तो कैसे अरेंजमेंट होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 सेम है ना, सेम वाले से डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या केस होगा भैया? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसमें 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 पेयर है ना 2 2 के। यहां पे 3 सेम 2 सेम, तो 6 फैक्टोरियल। 6P5 कितना होता है? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 6/2 720/2 360। 720/6 120। 720/4 720/12 60। 0 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। ये होगा ना 8 2 10 16, 16 6 22 और 2 24। 2 2 1 3 3 1 3 4 4 3 7 और 4 1140।
गलती कर गए ना, बड़ी गलती कर गए भैया। एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सेकंड रुक जाओ रे। थर्टी वेज हो गई। हेलो हेलो, देखो देखो देखो, अपने मिस्टेक कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे? ये 6 वेज थे। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे? 5 और 6। तो कैसे होगा? 6 इंटू 5 को रेंज करना है ना, 5 फैक्टोरियल। एक वेज को रेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज होंगे, और 6 वेज है सिलेक्शन करने के। नहीं समझ में आया? नहीं समझे? देखो, सारे के सारे अलग अलग मिल गए अपने पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मिल गए INEDT, ये मिल गए, ठीक है, एक केस में। तो इनको रेंज करने कितने वे हो गए? 5 फैक्टोरियल, 5 वर्ड है। ऐसे ऐसे कितने केस हैं? 6 केस है ना, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो वो तो बन गया 6 फैक्टोरियल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? अब 2 सेम 3 फैक्टोरियल। अब 2 सेम और 3 फैक्टोरियल, वर्ड 5 थे ना, मैं 6 के हिसाब से कंसीडर कर गया, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगी। 5 वर्ड्स को रेंज करना जिनमें से 2 सेम है। और ऐसे से कितने वेज हैं? 30 वेज। 30 वेज, बस समझ में आ गई? इसमें 3 सेम एंड 2 डिफरेंट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे कितने वेज हैं? 20। समझ में आई बात? इसके लिए देखो, इसके लिए कितने वेज हैं? 12 वेज हैं, और 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इसके लिए 4 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? पक्का? इसके तो कितने वेज हो जाएंगे? 720। ये 120 होता है, 120 बाई 2 60, 1800। ये कितना होता है? 120 बाई 6 20, 20 20 400। जीरो 6 4 10, 10 और 2 12। ये हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अरेंजमेंट्स वाला उसमें हो गया। क्लियर? आज के लेक्चर्स में इतना ही है। जो आपको मिले उसको तैयार कर लेना, और इसमें कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्री क्वेश्चंस नहीं करने, जो होमवर्क मिलेगा उसमें ना, ठीक है।